Guys, any doubts? Last lecture note. लास्ट लेक्चर में लास्ट पार्ट क्या किया था? Any doubts? Last lecture notes. So they have almost completed this. Perhaps in 1 or 2 lectures we'll finish this reaction mechanism. हम लोगों ने एल्केन फिनिश कर लिया था. अभी एल्कीन के लिए लिखिएगा. एल्कीन और एल्काइन सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म. We'll take an example. जैसे आप ये लिखो. And if I ask you hybridization is sp2 so electronic diagram if you draw orbital diagram basically, so you can realize ये से सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं. पाई बॉन्ड कैसा होगा? लेटरल ओवरलैपिंग. ऐसा बना दोगे. तो आप इसमें क्या लिखोगे? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या मैं ऐसा लिखूं हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above and below the plane. Above and below the plane, high pi electron density. So if I ask you what kind of reagent will attack, attacking reagent कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन सीकर या इलेक्ट्रॉन डोनर? क्या आप आंसर कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन सीकर. इलेक्ट्रॉन सीकर. और साइंस में अपने इलेक्ट्रॉन सीकर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल. Electrophile. So electrophile is going to attack the alkene. ये हमको पता चल गया. तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स उधर ही जाएगा जिधर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. तो आप ध्यान से देखो तो आपको इंटरमीडिएट भी पता चल गया इस रिएक्शन का. व्हाट इज दैट? कार्बोकेटायन. तो हम लोग लिखेंगे. देखो ये जनरल वे है. बहुत सारी दूसरी रिएक्शंस भी होंगी बट ये जनरल वे है एल्कीन की रिएक्शंस का. तो मोस्टली कार्बोकेटायन forms as intermediate. और ओवरऑल रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो एल्कीन और एल्काइन, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन गिवन बाय एल्कीन एंड एल्काइन इन जनरल? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो ये कॉपी कर लो. दैट इज इनफ फॉर एल्कीन. डन सर.
इसमें एक ये भी लिख लेना, क्योंकि वो भी हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे वो बात कर सकता है, अ, जैसे जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज्यादा एल्कीन रिएक्टिव होगा, तो उसमें कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। तो जैसे एक ये एल्कीन होगा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर एक ये एल्कीन है, इसकी भी रिएक्टिविटी अच्छी है। जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा होगा उतना रिएक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि वो टर्शियरी कार्बोकेटायन देगा आपको। फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन वाले रिएक्टिव होंगे, फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन वाले रिएक्टिव होंगे। तो ये एक सिंपल सा रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लिख लो एल्कीन्स के लिए, हाँ। डन। डन सर। हाँ सर। यस बेटा। सर वो रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपने सेकंड वाला में क्या लिखा था वो? CH3 यहाँ H है, एक CH3 के बदले H लिया है। ओके सर। फिर इसके बाद आप देखिए, एल्कोहल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, SN1 SN2 E1 E2 सब वही होता है। एल्काइल हैलाइड भी कर लिया, ईथर भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो अब नेक्स्ट लिखिएगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे, देखो कई बार क्या होता है, हम खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो जनरली कौन सी रिएक्शंस करेगा। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, और ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शन होती है ना, वो कार्बन के ऊपर होती है, कार्बन पे अटैक होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन पे अटैक होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है पोलैरिटी देख के कि कार्बन पे पॉजिटिव पोल होगा कि नेगेटिव पोल होगा? व्हाट इज द आइडिया? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव पोल है, इसका मतलब कार्बन इज लिटिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो अटैक करने वाला रिएजेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन सीकर होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डोनर वाला केस लेंगे हम यहाँ पर, जिसको हम साइंस में अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग से पाई इलेक्ट्रॉन्स भी शिफ्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके जुड़ गया, इसको ओवरऑल क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है सिंपल है, HCHO लिख लो। ज्यादातर जो एल्डिहाइड्स होंगे वो पहले आएंगे, जैसे HCHO लिख दिया, एसिटल्डिहाइड इसके नीचे फॉर्मल्डिहाइड लिख लो, नाम भी याद होने शुरू हो जाएंगे। फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूट्रल्डिहाइड, या जनरल मैनर में RCHO लिखो। फिर जब उसमें बेंजीन रिंग लग जाएगा यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा, तो ये लेस्ट रिएक्टिव हो जाएगा अमंग एल्डिहाइड्स। फिर यहाँ कीटोन शुरू कर दो। कीटोन में जैसे प्रोपेनोन हो गया, या फिर जनरल मैनर में आप दूसरे कीटोन ऐसे इंडिकेट कर दो। इसके अलावा फिर इसमें भी जब एरोमेटिक रिंग आ जाएगा तो वो उसकी रिएक्टिविटी यहाँ भी कम हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जितना क्राउडेड होगा ये कार्बन जिस पे अटैक होना है वो उतना लेस रिएक्टिव हो जाएगा।
Done, sir. डन, सबने कॉपी कर लिया, रिमूव कर दे। यस सर। Yes, sir. ओके, ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स भी फिनिश हो गया। अब इसमें एसिड डेरिवेटिव नेक्स्ट आता है। उसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो एसाइल सब्स्टिट्यूशन है। जनरल मैनर में अगर किसी भी एसिड डेरिवेटिव को लिखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, ये। अब मैंने जानबूझ करके यहाँ पर ऐसा इस फॉर्म में लिखा। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखो। RCOCl लिख सकते हो, RCOOCOR लिख सकते हो, RCOOR लिख सकते हो, RCONH2 लिख सकते हो। ये 4 पॉपुलर आपके एग्जांपल्स। ये आपका लीविंग ग्रुप यहाँ, ये लीविंग ग्रुप यहाँ, यहाँ ये लीविंग ग्रुप, यहाँ ये लीविंग। इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज एस्टर, दिस इज एसिड एमाइड। ठीक है। अब इनकी जो भी मतलब रिएक्शन है, देखो रिएक्शन बड़ी सिंपल है इनकी, कि RCOLG है और इसमें तुमने न्यूक्लियोफाइल डाला तो ये सीधे Lg लिविंग ग्रुप हट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और ऐसा। देखने में कितना सिंपल लग रहा है और ऐसा लग रहा है ये तो हमने SN1 SN2 ऑलरेडी किया हुआ है इस टाइप का, बट वो ऐसा है नहीं। तो जो एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता है ना, उसको हम AN प्लस DN के नाम से जानते हैं। व्हाट इज AN DN? ए मतलब अराइवल या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डी मतलब डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें ऐसा होता है कि 2 स्टेजेस का रिएक्शन, 2 स्टेप्स का एक्चुअली। RCO आप इधर Lg लिखो एंड देन न्यूक्लियोफाइल विल कम। अब न्यूक्लियोफाइल जब आएगा ना तो ये C डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड्स कीटोन्स का को डिनोट करता है, तो बिल्कुल एल्डिहाइड कीटोन की स्टाइल में रिएक्शन होगी, मतलब एडिशन। लेकिन जब ये ऐसा बना तो रियलाइज किया O माइनस ने कि उसके पास भी तो पावरफुल इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसीलिए स्टेप 2 में जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो उसमें क्या है कि जब वो इलेक्ट्रॉन अपने पुश करेगा तो ऊपर की तरफ 3 ग्रुप्स हैं, इनमें से अगर कोई लीविंग ग्रुप होगा तो वो लीव कर जाएगा। एल्डिहाइड्स कीटोन्स में क्या था, H माइनस R माइनस, वो लीव नहीं करते हैं। लीविंग ग्रुप जो है वो नहीं है। तो यहाँ लेकिन क्या है, लीव करने वाला ग्रुप है, तो ये लीव कर गया इस तरह से। तो ये आपको देखने में देखो स्टार्टिंग और एंड ऐसा लगेगा कि ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन, बट सिंपल नहीं है। यहाँ पर पहले एडिशन हुआ, फिर यहाँ एलिमिनेशन हुआ। ठीक है, एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, और ओवरऑल इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, या फिर इसको AN-DN रिएक्शन करके बोलते हैं। तो इस ये आपका कंप्लीट मैकेनिज्म इसका दिया हुआ है। तो आप पहले इतना कॉपी कर लो बेटा। Done, sir.
डन सर। अब इसमें एक पार्ट जो और है वो है रिएक्टिविटी ऑर्डर का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो भी मैंने ये 4 कंपाउंड्स लिखे हैं, इनमें अगर मैं Cl माइनस, O माइनस, O माइनस और NH2 इनका लीविंग एबिलिटी चेक करूं तो Cl साइज में सबसे बड़ा एटम है। O माइनस और N माइनस के कंपैरिजन में यहाँ डिस्पर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर इसमें रेजोनेंस हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन थे लेकिन इसमें रेजोनेंस हो गया, ये बेटर हो गया। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बेसिक होता है रिलेटिवली, तो सबसे खराब लीविंग एबिलिटीज की है। तो ये लीविंग एबिलिटी का ऑर्डर है, और लीव जितना अच्छा करेगा उतना रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं एसिड डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखूं तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इस तरह से आएगा। ये क्या है? reactivity order, which can easily be explained by the help of leaving ability of the group. डन सर। ये यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव का भी पार्ट खत्म हो गया। अब ये भी खत्म हुआ। बेंजीन की रिएक्शंस है। बेंजीन, अच्छा बेंजीन जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं केवल बेंजीन कंपाउंड, बेंजीन रिंग की रिएक्शन। अब बेंजीन रिंग फिनॉल में भी हो सकती है, बेंजीन रिंग टोलुइन में भी हो सकती है। उन सब की रिएक्शन एक जैसी होगी, ठीक है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस वन पार्ट, राइट। सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर मैं केवल बेंजीन कंसीडर करता हूँ तो if I draw orbital diagram, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर है ना, बट ये पाई बॉन्ड कोई लोकलाइज्ड वे में तो रहते नहीं है, पाई बॉन्ड तो डीलोकलाइज्ड वे में रहते हैं। तो इनका फिर से आप जब डायग्राम दिखाओगे तो ये जो पहले तुमने तो नॉर्मल दिखाया बॉन्डिंग, लेकिन अब इसको डीलोकलाइज भी कराएंगे, है ना। ये तो अब जनरल मैनर में अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे लिए प्लेनर फॉर्म हो गया। इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हम लिखेंगे हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above and below the plane। तो अगर above the plane and below the plane हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बताइए अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। जैसे सेम मैनर में हमने क्या किया था जब हमने एल्कीन के लिए डिस्कशन किया, बट एक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है ना एरोमेटिसिटी है, तो अगर वो एडिशन रिएक्शन में चला गया तो एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। तो इसीलिए वो एरोमेटिसिटी तो नहीं लूज करता है, केवल H लूज करके E उसके बदले ले आता है। तो इसको हम ओवरऑल बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS। बट ये एकदम ऐसा कुछ है नहीं कि H निकाल दिया और E लगा दिया, उसका अपना प्रॉपर मैकेनिज्म है। पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं वो लिखता हूँ। डन सर। देखो, उसकी मैकेनिज्म क्या है, 2 स्टेप्स हैं उसमें। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें सब्स्टिट्यूशन ऐसा तो है नहीं कि मतलब एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ऐसा H निकल के E तुरंत कैसे आ जाएगा, कोई ऐसा रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि ये बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करता है, ऐसा जैसा कि नॉर्मल एल्कीन में होता है, एक कार्बोकेटायन बनेगा ऐसा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बट इसमें ये यहाँ पर रुक नहीं सकता। इसमें प्रॉब्लम है ये कि इसका जो एरोमेटिसिटी अगर वो रीस्टोर नहीं होगा तो प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि कोई बेस सिस्टम में होता है, तो वो बेस इस H को निकालेगा और वो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो देकर आएगा उस C प्लस को। एज अ रिजल्ट वहां पर डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रिस्टोर हो गई, एरोमेटिसिटी। ये आपका 2 स्टेप में है। पहले स्टेप को एडिशन बोलते हैं, दूसरे स्टेप को एलिमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 स्टेजेस में रिएक्शन हो गया। दिस इज सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कॉपी कर लो इसको भी बेटा।
Done, sir. डन बेटा? यस सर। ओ देखो, वैसे ये तो हम बेंजीन जब चैप्टर आएगा तब भी हम करेंगे, बट बेंजीन की 5 रिएक्शंस पॉपुलर हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस उसी पे आते हैं। तो उसको अगर हम एक चार्ट के फॉर्म में लिख लें, फ्लो चार्ट का स्टाइल, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे पहला रिएक्शन में हेलोजिनेशन लिख रहा हूँ, X2 है, हेलोजन है, रिएक्टिविटी ऑर्डर F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 है, लेकिन F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, और I2 लीस्ट रिएक्टिव है। इसीलिए X2 जो है मोस्टली हम यहाँ पर लिखेंगे Cl2 एंड Br2, और साथ में एक लुईस एसिड की जरूरत पड़ती है रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए, कैटलिस्ट के फॉर्म में है, जैसे कि AlCl3 हो गया, Fe हो गया, FeCl3 हो गया, BF3 हो गया, इस तरह के कई सारे लुईस एसिड्स पॉसिबल है। सब में एक ही काम करना है, आप H हटाओ, X लगाओ, बस। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ये एक रिएक्शन हो गई। मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसका रिएक्शन फिर HNO3 विद H2SO4 जब लेते हैं उसको नाइट्रेशन बोलते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे H को हटाओ, NO2 लगा दो, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। फिर इसके बाद इसमें H2SO4 अगर तुमने ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, या फिर H2S2O7, इसको ओलियम कहते हैं। अभी आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ाया जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें आपको ओलियम वगैरह के बारे में बताएंगे, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन वगैरह से रिलेटेड चीजें कराई जाएंगी आपको। तो इसमें हमें तो कुछ नहीं खास करना है, यहाँ पर सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन दिखा दो। इसको क्या नाम देंगे बेटा? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। फिर इसके बाद दो एक जैसे नेम की रिएक्शंस हैं। एक में हम एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं अलोंग विद लुईस एसिड, तो H हट करके R लग जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। फिर इसके बाद RCOCl ले सकते हो अलोंग विद AlCl3, और इवन एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो along with AlCl3। तो होता क्या है इसमें, जैसे नीचे वाले में एल्काइल ग्रुप लगा, इसमें एसाइल ग्रुप लगेगा ऐसा। तो नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्रीडल क्राफ्ट। जैसे वहां एल्काइलेशन बोला, यहाँ क्या बोलेंगे? एसाइलेशन। ठीक है? ये 5 पॉपुलर रिएक्शंस है बेंजीन की, इनको कॉपी कर लो पहले।
सर बोलो। सर आपने वो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में वो सॉल्वेंट क्या लिया? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में सॉल्वेंट नहीं है, H2SO4 है, along with H2SO4 है। नाइट्रेशन HNO3 प्लस H2SO4 के साथ कराते हैं। डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। देखो, ये तो 5 पॉपुलर रिएक्शंस तुमने ले ली। अब इसमें अगर मैं 2 केसेस आपको दिखाऊं, इसके बेटा सारे बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट, और इसके भी सारे बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, ऑल ऑफ यू। 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए दोनों के। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं इसी बेसिस पे, तो बताइए मैं डेल्टा माइनस कहाँ कहाँ रखूंगा?
उसी तरह से इसके लिए इस वाले में रिंग के अंदर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर तुम बनाओगे एग्जैक्टली उसी सेंस में इसको भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर प्लस आएगा रिंग में, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ रिंग में प्लस आएगा। व्हाट इज द कंक्लूजन? ये हमने क्यों किया? तो ये दिखाने के लिए कि अगर खाली बेंजीन होता तब तो 6 पोजीशंस हैं और सारी आइडेंटिकल हैं। इलेक्ट्रोफाइल कहीं का भी H निकालकर सब्स्टिट्यूट करा सकता है। बट नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इलेक्ट्रोफाइल कम्स, ये जो जहां जहां निगेटिव है ना, अटैक केवल वही होगा। तो ये जो O माइनस है यही तो गाइड कर रहा है कि कहां पर अटैक होना चाहिए। तो जब तुम इसका रिएक्शन E प्लस पे कराओगे तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन का यहाँ पर H हटाकर बनाएगा E, लगाएगा E, या फिर पैरा पोजीशन से हटाकर E लगाएगा। समझ में आया? और इसी को इसीलिए हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर जो O माइनस है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अगर मैं उसी तरह से तुमसे यहां पूछूं कि बताओ CHO क्या होगा, जैसे वहां ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बोला, CHO को यहां तुम क्या बोल सकते हो? चलिए कोई बात नहीं। E प्लस जब अटैक करेगा तो इनमें से कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? तो हम बोलेंगे भाई ऑर्थो और पैरा पोजीशंस तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, तो रिलेटिवली कौन सी पोजीशन बची? मेटा, यानी अटैक इसको मेटा पे करना है। तो इसीलिए जो ग्रुप है CHO यहाँ पर क्या कहलाएगा? मेटा डायरेक्टर। यानी कि आप मानकर ऐसा चलो कि E प्लस को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है O माइनस या CHO, यानी द ग्रुप विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को। समझ में आया? ये क्या पूछ रहे हो बेटा, वाई ई नॉट अटैक, ये क्या होता है? आई एम नॉट गेटिंग। यूज योर माइक एंड आस्क मी। चलो अब वापस इस पे पहुंचता हूं। मैं क्या बता रहा था आपको कि हाँ, ये जो ग्रुप है इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हो। दूसरी चीज कि ये जो O माइनस है इसने क्या किया, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो O माइनस को हम ये भी कहते हैं कि एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी ये रिंग को ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेटिंग ग्रुप इसको बुलाते हैं, O माइनस। और जब इस वाले में देखा हमने तो CHO को हम बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये ओवरऑल अंदर क्या डेवलप करा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन ये कम कर रहा है। फिर भी अटैक इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा, लेकिन रिएक्टिविटी एक नॉर्मल बेंजीन के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको आप पहले तो इतना कॉपी कर लो, है ना? फिर मैं आपको लिस्ट देता हूँ ये जिस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं। कभी भी ये नहीं समझ लेना कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अटैक हमेशा रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल ही करेगा, क्योंकि उसकी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कोई जीरो थोड़ी ना कर रहा है कोई ग्रुप, उसको कम या ज्यादा कर रहा है। समझ में आया? तो ऐसा हो सकता है, इट्स लाइक कि तुम्हारे पॉकेट में पैसा है, कम पैसा है, ज्यादा पैसा, उसके हिसाब से तुम खर्च कर रहे हो। तुम सिग्नल पे भीख नहीं मांगने चले जाओगे।
डन सर। सबने कॉपी कर लिया? 1 minute sir. Okay. Whatever doubts you have, you ask using mic, beta. Done sir. Okay. अब इसमें आप वो लिस्ट आप लिख लो जो अलग अलग आपके एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का लिस्ट है। किसी को भी डाउट आता है अपना माइक यूज करिए एंड आस्क। और आप ऐसे ही डिवाइस से जुड़िए जिसमें माइक हो। ये जो पहला लिस्ट मैंने लिखा इसको हटा दो। ये सबका सब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की लिस्ट है, यानी ये रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। उसके अलावा ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं लेकिन इनकी उतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं। इनको बोलते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप लिखिएगा CH3, C2H5, C6H5, ये सब हम बोलते हैं वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग है FCl, Br, I, बिकॉज इन सब में इंडक्टिव डोमिनेट करता है, माइनस आई डोमिनेट करता है इवन दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये लिस्ट में आप लिखिएगा। फिर SO3H हो गया, COH हो गया, CHO हो गया, इन सबको हम डाल देते हैं मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। और फिर NO2 हो गया, देन NR3+ हो गया, CF3 हो गया, Cl3 हो गया। ये सारे जो नीचे लास्ट में लिखे हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक, अब ये जो मैंने यहां से लगा करके यहां तक के ग्रुप्स हैं इनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, यानी एक ही जगह मैंने दोनों चीजें कर दी।
और इनको बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। अब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस ऑप्शंस के फॉर्म में लिखे होंगे, जैसे मान लो ऐसा लिखा हो कि ऑल मेटा डायरेक्टर्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो ये ट्रू है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? ट्रू। कोई बताएगा? ट्रू है। और अगर मैं ये बोल दूं कि अच्छा, आपने ट्रू अगर बोला, ऑल मेटा, मैंने क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या था बेटा? All meta directors are deactivating. हाँ, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टर्स, देन False. फॉल्स। हाँ, क्योंकि उसमें एक ऐसा है जो यहाँ पर आ गया। अगर मैं ये बोलूं कि ऑल ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स आर एक्टिवेटिंग, तो ट्रू है कि फॉल्स है? False. फॉल्स है, बिकॉज ऑल ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स एक्टिवेटिंग नहीं, एक गलत हो गया। ऑल मेटा डायरेक्टर्स आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑल ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स आर नॉट एक्टिवेटिंग। समझे ना? तो ये छोटे छोटे ऐसे स्टेटमेंट्स ऑप्शन में लिखे हुए मिल सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप फिर को वहां डील करना पड़ेगा। आप कॉपी कर लो इसको पहले। सर यस बेटा। सर वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में वो थर्ड में क्या लिखा है आपने? एंड CF3, पॉजिटिव एच CF3। CF3 then CCl3। डन सर। तुमने कॉपी कर लिया, रिमूव कर दे इसको। Yes, sir. चलिए, आई होप आप इन सब से बाद में इनके जैसे क्वेश्चंस कर पाए। अब इसमें ये भी पार्ट खत्म हुआ है, इसके अलावा जो इसमें इंटरेस्टिंग है वो है एराइल हैलाइड का। एराइल हैलाइड्स, तो इसमें एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस आता है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, अगर मैं आपसे ये वाला चीज पूछता हूँ ऐसा कि मान लीजिए यहाँ एक Cl लगा है, एंड इफ आई आस्क यू कि ये SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन करेगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं। व्हाई? बिकॉज आप बोलोगे कि जो Cl है ये ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड बना के रखता है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसीलिए ये ब्रेकिंग होती नहीं है। फिर भी देयर आर सिचुएशन, देयर आर केसेस जब ये रिएक्शन होगा, बट वो मैकेनिज्म SN1 SN2 नहीं होगा। तो यहाँ पर दो मैकेनिज्म्स के थ्रू रिएक्शंस पॉसिबल है एराइल हैलाइड्स में। एक जिसको हम बोलते हैं SNAR, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक नोट लिखो और इस नोट के बाद आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे प्रोसीड करता है। आर यू रेडी? यस सर। लिखिएगा यहाँ पर, एराइल हैलाइड्स
aryl halides that have aryl halides that have aryl halides that have one or more electron withdrawing groups. One or more electron withdrawing groups, such as NO2, SO3H, etc. At ortho or para position, relative to halogen substituent. मतलब वो कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, जैसे मान लो इसको सब्स्टिट्यूट कराना है तो या तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पे हो या फिर दोनों जगह हो तो भी चलेगा। तो इन सब की रिएक्शंस पॉसिबल है। लिखिएगा, पैरा पोजीशन रिलेटिव टू हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट undergo substitution reactions under relatively mild conditions. मेरा सबको समझ में आया कि ये रिएक्शन कब होगी, और उसको लिख देना माइल्ड कंडीशंस विद SNAR मैकेनिज्म। SNAR मैकेनिज्म कंडीशन मैंने आपको बता दी कि कब ये एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाएगा। तो ये एक्चुअली दो स्टेप्स में इसको रिएक्शन हम डील करते हैं। मैकेनिज्म जो है सिंपल सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता क्योंकि वही SN1 SN2 था, इसमें मैं NO2 लगा रहा हूँ। मान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल OH- आया, उसने अटैक किया, तो इसमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन ही होता है। आप ऐसे सोचो कि इट्स लाइक जब ये अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे। आपको मैं एकदम घरेलू स्टाइल में ऐसे बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पहले ग्रुप लगा देता हूँ, उसके बाद मान लीजिए कि एक बेंच है, उसमें आप 3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। एक चौथे ने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे भी अपने साथ बैठा लो। तुम लोगों को दया आ गई, या तुम्हें स्पेशली दया आ गई, तुमने उसको बैठा लिया। फिर क्या हुआ कि बीच वाले लोग अनकंफर्टेबल फील करने लगे, उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। उस धक्का मुक्की में तुम इस किनारे पर थे और वो जो अभी अभी आया वो इस किनारे पर था, बट वो ज्यादा पावरफुल था, तुम निकल लिए। समझ में आया स्टाइल क्या है कि ये जो OH- है, पहले ये ऐड होगा और ऐड होने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज पूरे ग्रुप्स आप इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी इसका भी नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। अब इसके बाद होगा क्या स्टेप 2 में कि वो जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि एरोमेटिसिटी रिस्टोर करनी है, तो एरोमेटिसिटी रिस्टोर करने के लिए क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है ये वापस पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में। तो ये Cl और OH में से जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो निकलेगा, एंड Cl इज कंसीडर्ड एज बेटर लिविंग ग्रुप। तो देखिए इसमें आराम सा सेकंड स्टेप हो गया और आपकी एरोमेटिसिटी वापस रिस्टोर हो गई। अब क्वेश्चन अराइजेस कि हमको इसमें NO2 की जरूरत क्यों थी, NO2 कर क्या रहा है। तो ये जो NO2 है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है यहाँ पर। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इंटरमीडिएट का नहीं होगा तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये लिख लेंगे यहाँ पर। तो जो पहला स्टेप है एक्चुअली इसमें, पहला स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर क्या हो रहा है दूसरे स्टेप में, एलिमिनेशन। जो लीविंग ग्रुप है उसको निकाल रहे हैं। तो ये एक
जो मैकेनिज्म हो रहा है डायरेक्ट नहीं है, इसमें एडिशन एलिमिनेशन है। और जो क्या बोलते हैं उसको ऑर्डर, वो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इसमें भी है। वी विल राइट सबस्ट्रेट, वी विल राइट न्यूक्लियोफाइल एंड द रिएक्टिविटी इज लिटिल डिफरेंट। वो उस तरह से नहीं है जो तुम नॉर्मल SN1 SN2 में लिखते हो। सो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको ArF ग्रेटर देन ArCl ग्रेटर देन ArBr ग्रेटर देन AR। क्यों ऐसा रिएक्टिविटी ऑर्डर है? बिकॉज जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, तो उतना रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो F जो है वो ज्यादा अच्छे से विड्रॉ करता है माइनस आई इफेक्ट के थ्रू माइनस को, और उसको स्टेबलाइज कर देता है। तो ये भी आप कॉपी कर लेना, ये भी कॉपी कर लेना, एंड द मैकेनिज्म प्लीज कॉपी।
डन सर। इसमें एक और चीज यहाँ लिख दीजिएगा, उसको भी हाईलाइट कर देना कि ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसमें जहां सीएल, जिस जगह से सीएल निकला उसी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आता है, इसको कहते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इस मामले में वो जो घरेलू एग्जाम्पल था वो फिट नहीं होगा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। इप्सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब जिस कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप अटैच था, सेम कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब आप यहाँ पर इसका दूसरा जो मैकेनिज्म है वो आप लिखिएगा, उसको बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन देखो नाम से ही पता चल रहा है एक तो कि यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है वो बेंजाइन बनने वाला है। आर यू अवेयर ऑफ बेंजाइन? यस सर। क्या होता है बेटा, कुछ आइडिया? सर 3 बॉन्ड होते हैं एक जगह पे, 1 pp मतलब pi इसको bond, तुम 1 ऐसा sp2 sp2 pi bond। ऐसा दिखा दो या फिर इसको ऐसा, और एक गलती मत कर देना, सारे कार्बन यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ऐसा कोई भी कार्बन यहाँ नहीं है जो कोई और हाइब्रिडाइजेशन लेता है। ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर खास बात ये होती है कि यहाँ वाले जो कार्बन है उनमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड भी बनाता है, बाकी कहीं नहीं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल जहां पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, वो भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर एक नोट लिख लो बेटा, तभी मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। बोले एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स that have aryl halides that have no activating या no activating नहीं, sorry, aryl halides that have no electron withdrawing group, no electron withdrawing groups like NO2 or SO3H at ortho and para position. दोबारा बोल देता हूँ, aryl halides that have no electron withdrawing groups like NO2 SO3H at ortho and para position do not undergo nucleophilic substitution, do not undergo nucleophilic substitution under ordinary conditions. Under ordinary conditions. However, they can be made. However, they can be made to undergo. However, they can be made to undergo nucleophilic aromatic substitution, nucleophilic aromatic substitution of halogen
of halogen by using very strong base like NaNH2, or सीवियर कंडीशंस का मतलब टेम्परेचर वगैरह बहुत ज्यादा है, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, प्रेशर भी वैसा ही 300 एटीएम के आसपास का है, उसको सीवियर कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज है जिनमें ये रिएक्शन पॉसिबल है अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है तो कौन सी मैकेनिज्म कंसीडर करेंगे? बेंजाइन वाला। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 जैसा कुछ लगा है ऑर्थो पैरा पे तो SNAR मैकेनिज्म। तो केयरफुल रहना है। मैं पहले तो रिएक्शन लिख देता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ ये Cl है, इसका रिएक्शन हमने अगर NaNH2 से कराया तो इट हैज बीन फाउंड कि ये रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाता है। बट अगर मैं यहाँ पर एक स्टार लगा दूं तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक जिस कार्बन पे स्टार है वहां भी Cl और एक जिसमें नहीं है वहां पर भी Cl। तो जहां पर है स्टार उसी पे आता है तो इसको इप्सो प्रोडक्ट बोलेंगे, और जहां नहीं आता है उसको बोलते हैं साइन प्रोडक्ट। ये तो इस तरह के दो हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म एक्चुअली ये दो स्टेजेस में रिएक्शन होता है। स्टेज 1 में देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है नहीं एज सच। अब होता क्या है कि जब न्यूक्लियोफाइल, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या है, NH2 माइनस हमने बोला वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो होता क्या है कि जो ऑर्थो पोजीशन पे H होता है ना, उस H को ये NH2 एब्स्ट्रैक्ट करता है ऐसे। तो इस चक्कर में होगा क्या कि वो वहां पर जो है माइनस लोन पेयर ऐसा आ जाएगा, और जब ये लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा, मतलब कार्बन अपने लोन पेयर का ऐसे, तो ये Cl बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ माइनस Cl कर दो और यहाँ बना दो बेंजाइन। आप देखो क्लियर यहाँ बेंजाइन मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने इधर स्टार कर दिया तो वो स्टार यहाँ पर दिख रहा है, फिर जब यहाँ गए तो यहाँ स्टार है। अब ये केवल मैंने लेबलिंग किया है, डिफरेंस कोई नहीं है। तो होगा क्या, जब स्टेज 2 में आप एंटर करोगे तो स्टेज 2 में इसके पास दो पॉसिबिलिटी है अटैक करवाने की। एक जहां पर स्टार है वहां पर NH2 माइनस अटैक कर दे, या फिर दूसरी क्या है पॉसिबिलिटी, सॉरी यहाँ पर मुझे NH2 लगाना चाहिए था, है ना, क्योंकि NH2 गया तो NH2 लगेगा। हाँ, सो आई एम सेइंग कि यहाँ पर क्या है, एक पॉसिबिलिटी की जब ये NH2 ये राइट वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो लेफ्ट वाली साइड पे आपका माइनस चार्ज चला जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैक करेगा, यानी जिस पे स्टार लगा है जिस कार्बन पे, तो माइनस चार्ज दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप इनका क्या करा दो, प्रोटोनेशन। इसका प्रोटोनेशन होगा अमोनिया के थ्रू, तो ये सिंपली इस तरह का आंसर मिल जाएगा। और इस वाले में जब प्रोटोनेशन कराओगे आप तो NH2 उसी कार्बन पे नजर आएगा जिससे लीविंग ग्रुप कनेक्टेड था ये। तो हम लोग किसके नीचे फिर इप्सो लिख देंगे, यहाँ ये हो जाएगा इप्सो प्रोडक्ट, और इसके नीचे क्या लिख देंगे, साइन प्रोडक्ट। ये तो इस तरह से दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप पहले यहाँ से कॉपी हो जाता है तो बोलो पेज पलट देता हूँ।
डन सर। डन। यस ये सर। वाला कॉपी कर लीजिए फटाफट। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। इसमें एक छोटी सी चीज और लिख लो, फिर खत्म हो जाएगा ये पार्ट। रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो प्रीवियस वाले का उल्टा है। इसमें जो आई वाला है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर बी आर वाला, फिर सी एल वाला, फिर एफ वाला। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें जितनी आसानी से ये सीएल निकल जाएगा उतना अच्छा होगा रिएक्टिविटी। मतलब लीविंग ग्रुप जितनी आसानी से निकलेगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। जो भी हमने आज किया है बेटा उसको रिवाइज करिएगा अच्छे ढंग से, और बुकलेट अटेम्प्ट करिए। वो आपका प्राइम जॉब है अभी। इतने सारे हमने नोट्स बनाए हुए हैं तो उसका कुछ फायदा होना चाहिए। अच्छे से आप बुकलेट अटेम्प्ट करिए, ठीक है। Those who have copied they can leave. Bye, sir. Thank you. Okay.